अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने 3 नवंबर 2023 को दिए गए अपने ही फैसले पर पहरादारी देते हुए 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने के हुक्म पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था और मुअत्तल किया गया था डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग को, अल्टीमेटली उसी फैसले को मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद भी किया है कि वो आज ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी करेंगे। वो पिटिशनर जिसने लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी थी और उसकी पिटिशन को लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप करते हुए जस्टिस अली बाकिर नजवी ने इस हुक्म को मुअत्तल किया था और उसके बाद एक लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में तश्कील दिया गया था, उस पिटिशनर को भी तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर दिया गया है। उमैर न्याजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील रहनुमा तहरीक इंसाफ जिन्होंने ये पिटिशन इशू की थी, अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उन्हें तौहीन अदालत का ये नोटिस इशू क्यों ना करना पड़े। अब अदालत की तरफ से एक बड़ा फैसला है। अगर ये कहा जाए कि आज तारीखी दिन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का ये फैसला यकीनन तारीखी फैसला है जो मुल्क में जमहूरियत को लेकर और मुल्क में आइन की बालादस्ती को लेकर हमेशा याद रखा जाएगा। और जितने प्रो डेमोक्रेट हैं वो यकीनन इस फैसले को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि 8 फरवरी को इंतखाबात कराने को पत्थर पे लकीर कहा, बल्कि आज उसी फैसले की तौसीक भी की है। और जस्टिस काजी फायजीसा ने यह साबित किया है कि जो फैसला 3 नवंबर 2023 को दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो फैसला वाकई पत्थर पे लकीर भी था। अब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर एक तफसीली पिटिशन दायर की गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस काजी फायजीसा के मुताबिक होने थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच हो, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन अपनी मसरूफियात की बिना पर इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा थे। अब वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल देते हुए न सिर्फ पिटिशनर की प्रे पढ़ी बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी पढ़कर सुनाया। इसमें मुख्तलिफ सवालात हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वकील से भी, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इस सारे मामले के अंदर मुआवनत कर रहे थे उनसे भी मुख्तलिफ सवालात हुए। और ये बात देखने में आई कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 51 क्लॉज 1, जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ है कि आरओज और डीआरओज अदालत की तरफ से उसी सूरत में फराम किए जा सकते हैं कि जब रेलेवेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको गो हेड दें। यानी रेलेवेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये कहें कि उनके पास अमला मौजूद है तभी इलेक्शन कमीशन को यह अमला प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेलेवेंट हाई कोर्ट्स को अमला फराहम करने के लिए लिखा था, मगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पर्टिकुलरली इनकार कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो उसके बाद देखेंगे। यानी रेलेवेंट हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तरफ से कोई मस्बत जवाब ना आने की सूरत में एग्जेक्टिव इंतजामी अफसरान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर डीआरओज, आरओज और असिस्टेंट आरओज अपॉइंट किया। अब इनकी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज 11 दिसंबर से हो चुका था और जब ये ट्रेनिंग तकरीबन 3-4 रोज मुकम्मल हो चुके थे तो उस वक्त 13 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है कि वो ट्रेनिंग जो हो रही थी अब उस ट्रेनिंग को सस्पेंड किया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजीसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ की सरजनिश भी की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उमर हमीद भी पेश हुए, उनकी भी सरजनिश हुई कि आपने इलेक्शन शेड्यूल ड्राफ्ट क्यों नहीं किया हुआ था और आपने ट्रेनिंग को क्यों सस्पेंड कर दिया, वो ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए थी। और इलेक्शन शेड्यूल ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद इशू किया जाए, ये साइमल्टेनियसली भी इशू किया जा सकता है। खुद जस्टिस काजी फायजीसा ने बतौर ऑथर जज ये फैसला लिखवाया है और फैसला लिखवाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पाबंद कर दिया है कि वो आज ही इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा, आज ही आएगा और 8 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तैयारी करनी पड़ेगी। ये इलेक्शन कमीशन के अमले पर छोड़ा है कि वो ट्रेनिंग को आज से या कल से रिज्यूम करते हैं या फिर मंडे से रिज्यूम करते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि वो माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं जाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग करवानी है और उसके बाद इलेक्शंस के जो इंतजामात है वो भी देखने हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पिटिशनर की तरफ से सदर ममलिकत को भी
इसमें फरीक बनाया गया था। जो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन इशू की गई, उमैर न्याजी की तरफ से पिटीशन दायर की गई, उसमें सदर ममलिकत भी फरीक थे। और जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन जब एक कंसेंसस हुआ था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने, तो फिर सदर ममलिकत को फरीक कैसे बना दिया गया? क्या सदर ममलिकत भी नहीं चाहते कि मुल्क में आम इंतखाबात हों? क्या पटिशनर ये नहीं चाहते और रेलिवेंट जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये नहीं चाहती है कि मुल्क में आम इंतखाबात हों? अगर कोई ऐसा चाहता है तो ये जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ होगा। ये इलेक्शंस को सबूताज करने की एक कोशिश होगी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। अब लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने के बाद और इस पर फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतज़ाद बयानात का सिलसिला जारी था। पहले फैसला हक में आने पर खुशियां मनाई गई, लेकिन जब फैसले के असरात का अंदाजा हुआ तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की खुशियां गम में तब्दील हो गई। बढ़ती तनकीद के बाद पीटीआई रहनुमा पहले तो अपने बयानात से यू टर्न ले गए, जिसके बाद रात गए उन्होंने यह तस्लीम किया कि उनकी दरखास्त से इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, जो कि गलत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने किस तरह फैसला आने के बाद सिरे से ही इस बात से इनकार कर दरखास्त उनकी तरफ से दायर नहीं की गई थी, उसकी जरा एक झलक आपके सामने रखता है। जी देखिए, नंबर 1 तो वो पीटीआई ने फाइल नहीं किया, लेकिन मैं ऐड कर दूं एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। अली जफर के इस बयान के बाद रात को एक टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील रहनुमा अबूजर सुलेमान न्याजी, उन्होंने सीनियर अली जफर जो बैरिस्टर अली जफर उनके बयान की तरदीद की और कहा कि उन्होंने दरखास्त बानी तहरीक इंसाफ की वाज़ेह हिदायत के बाद दायर। अब इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के आरओज़ से मुताल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। आरओज़ के खिलाफ हमारी दरखास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि खुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पर मौजूद हैं कि वो जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हो रही हैं, वो यही डिप्टी कमिश्नर्स तो कर रहे हैं। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाए गए नुकात के ऊपर जो गुफ्तगू सामने आई, उस पर यह बात भी ज़ेर गौर थी कि ऑल्टरनेटिव जो रेमेडी है, यानी जो असल रेमेडी है, वो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद थी कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सहारा लेती है। और सेक्शन 55 क्लॉज 3 के अंदर ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आरओज़ या डीआरओज़ के ऊपर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं, वहाँ पर अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह नहीं किया गया, सीधा उठ के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन कर दी गई। तो अब जब लाहौर हाई कोर्ट की उस फैसले को सस्पेंड कर दिया गया है, तो तहरीक इंसाफ के पास एक और प्लेटफॉर्म मौजूद है एक रेमेडी के तौर पर, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर ज़रूर दरखास्तें आ सकती हैं और डीलिमिटेशंस वाले जो मामला हैं उसके ऊपर भी जो पिटीशंस हैं वो भी मौजूद हैं, और हल्का बंदियों के ऊपर उठाए गए एतराज़ात को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन रहा है। तो ये जो एतराज़ात हैं उनको भी हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनेगा और इन एतराज़ात को दूर भी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर मुतमईन किया जाएगा कि जो आरओज़ या डीआरओज़ अपॉइंटेड हैं उनमें कोई बायसनेस का एलिमेंट नहीं है, और लेवल प्लेइंग फील्ड को मेक श्योर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहैया करनी है। अब उसमें यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ऑर्डर इशू कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इसको कराती है। अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ की लंदन से वापसी पर उनकी जमात ने मुल्क की इस्तकबाल की तैयारियां इस नारे के साथ की कि अवाम उन्हें आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। इससे ख्याल पैदा हुआ कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के नाराज और मायूस कारकुनान को अपनी तरफ जहां वापस लाएंगे, वहां वोटर्स के अंदर नई रूह फूंकेंगे। वहाँ उनका इस्तकबाल एक बड़े अवामी इज्तिमा से हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में छोटी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद, जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट करने में दिलचस्पी जाहिर करने लगी, और अब तक पीपल्स पार्टी और नून के सिवा तकरीबन सब जमातों के साथ मसरूफ़ अमल है। लेकिन ये ख्याल कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स में नई रूह फूंकेंगे, एक ऐसा इंतखाबी माहौल बनाएंगे कि लगे कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात है, दुरुस्त साबित नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इस जमात पर लाडला होने का इल्ज़ाम लग चुका है। इस माहौल ने कई खदशात और सवालात को जन्म दिया है। यह सवाल यह है कि ऐसे माहौल में जहां उनके सबसे बड़े हरीफ बानी तहरीक इंसाफ जेल में है और उनकी पार्टी ज़ेर एताब है, क्या मुस्लिम लीग नून इसके बावजूद घबराहट का शिकार है? मुस्लिम लीग नून के पोस्टर बॉय नवाज शरीफ भी अवामी इज्तिमात से खिताब और फिर वोटर्स को बराह रास्त इंगेज करने की बजाय
बंद कमरा इजलासों और टीवी खिताबात पर इक्तफा क्यों किए हुए हैं? इन खिताबात में भी वो पार्टी का मंशूर कारकर्दगी बयान करने की बजाय हमदर्दी और मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून चाहकर भी वो इंतखाबी माहौल पैदा करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी उम्मीद उनका वोटर और सपोर्टर उनसे लगाए बैठा है। मुख्तलिफ सर्वेज भी उनकी वो मकबूलियत साबित करने में नाकाम है जो कि वो टीवी शोज़ में जैसी उनके रहनुमा बयान करते हैं, और ऐसे में बहुत से सियासी माहिरीन भी अब मुस्लिम लीग नून को रेस में सबसे आखिर में आने वाला घोड़ा साबित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस जा रही है सब उनकी अपनी कोताहियों का नतीजा है। अब यहाँ सवाल यह है कि हर तरह के रिलीफ और साजगार माहौल के बावजूद मुस्लिम लीग नून छोटी सियासी जमातों को साथ मिलाकर इंतखाबी मैदान में क्यों उतरने की तैयारी कर रही है? या सवाल यह भी है कि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो पंजाब की सबसे मकबूल जमात है, तो फिर वो इन जमातों से इत्तेहाद क्यों कर रही है? यहाँ सवाल ये भी है कि अब तक मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम और जलसे जुलूस करने में नाकाम है। क्या इस जमात को अवामी रद्दअमल के ख़तरे का सामना है, या फिर इसे मालूम है कि 16 माह की हुकूमत का हिसाब लिया जाएगा? बात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान शफ़क़त साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफ़क़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अचानक सियासी मंजरनामे से गायब हो गए हैं। उन्होंने आजकल कहाँ डेरे डाले हुए और किस मिशन पे हैं सर? देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फायर फाइटिंग के ऊपर ही हमेशा होते हैं। इन दिनों जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया वापस लौट के आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो जब अपनी पार्लिमानी बोर्ड में या फिर जो टिकट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, और फिर जो कल उन्होंने खिताब भी किया जो एक तरह से कौम से खिताब था, वो उसमें उन्होंने बड़ी खुल के जो बातें की थी वो वही बयानिया था जो वो जिससे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी पीछे होते हैं कभी आगे होते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फायर फाइटिंग करते हैं। आपको याद होगा कि लंदन में जब नवाज शरीफ साहब थे, अभी पाकिस्तान वापस नहीं आए थे, तो वहाँ पर जो वो गुफ्तगू कर रहे थे तो यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ और उजलत में शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में माजी के वाक़यात जो थे वो ओझल हो गए थे, और फिर वो इकॉनमी और दूसरी तीसरी चीज़ों को लेकर डिस्कस करते थे मामलात को। तो अब शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत में और इंतखाबी मुहिम में अगर कोई जान डालनी है तो फिर उनको अपना जो भी मौक़िफ़ है वो ज़रा खुल के बयान करना होगा। लेकिन इमरान साहब उसमें और इसमें फ़र्क ये है ना कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और शहबाज साहब कोई पैगाम लेके लंदन पहुंचे थे। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में और शहबाज साहब लंदन पहुंच गए। देखें, लंदन में तो वो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई साजिशी मफरूज़ा वहाँ पे तलाश करना चाहिए कि लंदन में तो इस वक्त कोई ऐसा फरीक वहाँ पर नहीं है कि या कोई गारंटर होता या कोई और लोग होते। हाँ, अगर वो आप कहते कि वो अमेरिका में हैं, जिन्होंने लंदन में होना था वो भी अमेरिका में हैं, तो वो जो अमेरिका में हैं वो अफराद, एक तो जाहिर है कि कुछ लोग तो ऑफिशियली विजिट कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो जो दरमियानी वास्ते का किरदार अदा करते होते हैं इस तरह के मामलात में। नहीं, मैं सर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिशी थ्योरी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि फायर फाइटिंग लंदन में क्यों हो रही है? नहीं, लंदन में वो कोई अपने किसी जाती काम की वजह से गए होंगे, या फिर यहाँ से उन्होंने कोई इनखला लिया होगा इस सूरत हाल से बचने के लिए कि वो यहाँ पे इस सारी सूरत हाल को फेस करने में शायद नाकाम हुए हों, शायद वो अपने भाई को मनाने में नाकाम हुए हों, शायद वो जो पुराना जो तर्ज सियासत था नवाज शरीफ साहब का उसको उसके ऊपर वापस लाने में उनको कामयाबी ना हुई हो तो वो मंजर से हट गए हों, ताकि अगर कोई कल को उनसे पूछे तो वो कहे कि जी मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। तो इस वजह से अदरवाइज़ देखें ना, जितनी देर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जितनी भी मीटिंग्स करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वो कोयटा गए, वो इस्लामाबाद गए, जहाँ पे भी गए, जी शहबाज साहब उनके साथ होते हैं, भी गए तो शहबाज शरीफ साहब उनके दाएं बाएं मौजूद होते हैं। अब सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि शहबाज साहब बिल्कुल साथ होते थे, अचानक से गायब हो गए। एट दिस पॉइंट इन टाइम नून लीग को तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लाइक नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लजीजिया रेफरेंस में बरी हो गए, वतन वापस आते 3 केसेस में उनको बरीयत मिली है, स्मूथ सेलिंग वो कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि नून लीग को फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है? यानी मुश्किल कहां आ रही है इस वक्त नून लीग के लिए? देखें, मुश्किल जो है वो कुछ इस तरह की बातें हैं कि जो बहुत ज़्यादा खुल के अगर इस मुल्क का बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर भी बात नहीं कर सकता तो फिर शायद यहाँ के सहाफ़ी भी उस तरह से नहीं बात कर सकते। तो जो मुश्किल पेश आ रही है वो वहीं पे है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं कि 93 से उनके साथ ये हो रहा है। वो ज़्यादा वक्त जो होते हैं वो बाहर होते हैं और वो बड़े मुश्किल
वक्त में जितना दौर वो हुकूमत में गुजारते हैं, वो कहते हैं कि तब भी कोई सब अच्छा नहीं होता, तब भी उनके रास्ते में रुकावटें खड़े करने वाले लोग रुकावटें खड़ी करते हैं, उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए सर्व करके जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये इस मसले का तदारुक हो, यानी कि वज़ीर आज़म जो भी बने उसको उसकी जो पॉलिसी है, वो जो समझता है पाकिस्तान के लिए, वो उसको खुलकर काम करने दिया जाए, उसके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाएं। तो ये पाकिस्तान का 75 साला जो रियासत का चलन है वो कुछ इसी तरह का है। अब इसको तब्दील करना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इमरान साहब लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप 8 फरवरी को इलेक्शंस होता हुआ देख रहे हैं? सर मेरी ख्वाहिश है कि हों, वक्त पर हों, और पहले भी डिले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं, और हमारी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ये सब कुछ हो, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगेन, जिनको सियासत नहीं करनी चाहिए वो सियासत करते हैं, जिनको सियासत करनी चाहिए वो कुछ और करते हैं। तो मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हालिया तारीख में आज का दिन सबसे अहम समझा जाए तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन इदारों के अफराद को नोटिस जारी करके अदालत तलब कर लिया है जिसे आज से पहले तक अनटचेबल समझा जाता था। सियासी रहनुमा अरसे से ये गिला करते रहे कि वो उनको हर बार फौरी कटहरे में खड़ा कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती हुकूमत से बेदखल कर दिया जाता है, लेकिन वो लोग जो इन गैर कानूनी इकदामात में मुलव्विस होते हैं और वो मुनसिफ जो गैर कानूनी फैसले सुनाते हैं वो अनटचेबल रहते हैं। वो जिन इदारों से मंसूब होते हैं उनके लिए मुकद्दस गाय की इस्तिलाह ज़ुबान ज़द-ए-आम है। लेकिन आज काजी फायज़ की अदालत ने यह साबित कर दिया है कि ना तो कोई इदारा, ना ही कोई फ़र्द अनटचेबल है और ना ही उनका इदारा मुकद्दस गाय है। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस शौकत अजीज बरतरफी केस में साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को भी नोटिस इशू कर दिया है। कल की समाअत के बाद आज साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी दरख्वास्त में कुल 5 लोगों को फरीक बनाने की दरख्वास्त की थी। इन 5 फरीकैन में से 4 को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इसलिए नोटिस इशू नहीं किया गया क्योंकि कोई भी इल्ज़ाम बराह रास्त उनसे मुताल्लिक नहीं था, जिसका इजहार खुद पटिशनर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। आज की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए बताया कि उनके मौक्किल ने अपनी दरखास्त में फरीकैन के नाम डाल दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। वो जर्नल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे? जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त है तो वो जर्नल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसकी ये जर्नल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो वज़ीर आज़म को हटाकर किसी और को लाना चाह रहे होंगे, तो वो कौन था? शौकत अजीज सिद्दीकी ने कि वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे मौक्किल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे सामने आर्टिकल 184(3) के तहत आए हैं। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था? सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरखास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फ़ायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। वकील हामिद खान ने कहा कि फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक उम्मीदवार को शायद प्रॉक्सी इसीलिए कहा जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ौज एक आज़ाद इदारा है या किसी के मातहत है। फ़ौज को चलाता कौन है? वकील हामिद खान ने कहा कि फ़ौज हुकूमत के मातहत है, जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि हुकूमत फ़र्द नहीं है, जो शख्स फ़ौज को चलाता है उसका बताएं। जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। यह आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए उसके नताइज भी संगीन होंगे। वकील सलाउद्दीन ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने बानी PTI समेत किसी और को फ़ायदा देने की बात नहीं की। मफरूज़े पर हम किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी का नाम नहीं ले सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात भी मफरूज़ा है। क्या किसी का भी नाम लिख दें तो उसे नोटिस कर दें? क्या शौकत सिद्दीकी बैरिस्टर सलाउद्दीन का नाम लिख दें तो आपको भी नोटिस कर देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, क्या हमारे कंधे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं?
नोटिस जारी करके बिलावजह लोगों को टफ टाइम भी नहीं देना चाहते, तंग भी नहीं करना चाहिए। किसी सियासी जमात को निकालने के लिए ये सब हुआ। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा जो जुडिशल सिस्टम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को निकाला गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि इससे फ़ायदा किसका हुआ? क्या सिंध बार या इस्लामाबाद बार को फ़ायदा देने के लिए ये हुआ? जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि हमने इंक्वायरी की दरख्वास्त की ताकि हक़ाइक़ सामने आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध बार शौकत सिद्दीकी की पटिशन के लिए आई है तो ये 184(3) का दायराकार नहीं बनता। हमें ना बताए कि इंक्वायरी करें या ये करें, आप मावनत करें, जो करना है हम करेंगे। काजी फायजीसा का कहना था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ज़्यादा नाम फैज़ हमीद का लिया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर जावेद बाजवा ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। जस्टिस मंदूखेल का कहना था क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज़ हमीद चाहते थे? जिस पर वकील हामिद खान ने कहा कि जो फैज़ हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज़ हमीद चाहते थे कि इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदूखेल ने पूछा नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ? हामिद खान ने बताया कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं मिलती है। आप कहते हैं कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल बाजवा तो बराह रास्त इल्ज़ाम उन पर है ही नहीं। आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से रामे भी किसी केस से गैर मुतल्लिका है। अदालत ने समाअत के दौरान साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिए। और अदालत ने कहा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्ज़ामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि मेरा नाम इस्तेमाल करके एक वकील ने डिप्टी कमिश्नर से काम कराया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें। हम जनरल बाजवा को नोटिस कर दें, कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज़ ने कहा जनरल बाजवा नाराज़ है। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ सकती है। बादजा अदालत ने केस की मजीद समाअत जनवरी तक मुलतवी। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना ऑर्डिनेंस ना ही एक्ट लागू हुआ, जिसके बाद अब आवाम के लिए खुशखबरी मुतवक्के है। उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी होगी और आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी हो गई है। गुज़श्ता 14 रोज़ में आलमी सतह पर डीजल की कीमत $95 फी बैरल तक गिरी है, जबकि आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत $81 से $86 फी बैरल तक रही है। इसी तरह ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल तक रही है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹179.69 फी लीटर है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹170.73 फी लीटर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत भी आलमी मंडी में कम होने वाली कीमतों का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने के लिए सरगर्म है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹12 फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जिसके मुताबिक वर्किंग कर ली गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹11 फी लीटर तक कमी हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत में ₹12 फी लीटर कमी की तजवीज़ है। इसी तरह मिट्टी का तेल ₹7.5 फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमत ₹13.76 फी लीटर तक कम हो सकती है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। होता यही है कि जो तजवीज़ होती है उससे हुकूमत कुछ कम करके यानी हाफ ऑफ इट को रिलीफ आवाम को पहुंचाती है, यानी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हुकूमत के पास मौजूद है कि वो आवाम को रिलीफ पहुंचा सकती है। अब की बार कीमतें बरकरार रखी जाती हैं या हकीकी मानों में रिलीफ आवाम तक पहुंचाया जा सकता है, ये फैसला तो हुकूमत नहीं करना है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।